सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सेकंड ग्रेड में जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं उनकी क्लासेज हमने शुरू कर रखी हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये उसी क्रम में आज हमारी ये जो है आगे की क्लास है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है। मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है। देखिए, मांग की आड़ी लोच की अगर सूत्र की बात करें तो आपको बता दें कि एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा में वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, ऊपर मांग में परिवर्तन और नीचे कीमत में परिवर्तन। यहाँ एक्स वस्तु की मांग और यहाँ वाई वस्तु की कीमत। तो ये है मांग की आड़ी लोच का सूत्र। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांग की कीमत लोच की श्रेणियों से संबंधित है। कौन सा जो संबंधित है, तो ये दोनों ही मांग की कीमत लोच से संबंधित है। इकाई से अधिक मांग और इकाई से कम मांग। ठीक है, लोच। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यदि समाज में धन का वितरण असमान हो, यदि समाज में धन का वितरण असमान हो तो मांग लोच बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण हो तो मांग की लोच क्या होगी। देखिए, यहाँ पर बात कराएगी अगर असमान हो, ठीक है, धन का वितरण असमान हो तो मांग की लोच होती है बेलोच। ठीक है, लेकिन जब धन का समान वितरण हो तो ऐसे में जो है मांग की लोच वो अत्यधिक लोचदार होगी। कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार होगी। ठीक है। 145 नंबर प्रश्न में देखिए, किस वस्तु की मांग की लोच शून्य होगी। कौन सी वस्तु की मांग की लोच शून्य होगी? तो इसमें आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न काफ़ी आते हैं। तो नमक की। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु ऐसी है जिससे यातायात की मांग लोचदार है तो रेलवे भाड़े की दर रखी जाएगी। तो ऐसे में बात करें कि यदि ऐसी वस्तु जिसे यातायात की मांग लोचदार है, यातायात की मांग क्या है? लोचदार है, तो रेलवे भाड़े की दर जो है वो कम रखी जाएगी। कैसी रखी जाएगी? कम रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोच मांग वक्र वाली वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता का इस वस्तु के लिए कुल व्यय कैसा होता है? तो स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच क्या होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है, तब वह वस्तु क्या होगी? तो ऐसा जो है आय लोच जब अधिक होता है तो ऐसा विलासिता की वस्तुओं में होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स बटे एक्स बटा में डेल्टा पी बटे पी, और इसमें यहाँ पर हमें डेल्टा पी बटा में पी की वैल्यू दे दी 0। अब यहाँ पर इसने ये दे दिया, ठीक है, और नीचे वाले की वैल्यू दे दी 0। आपको बताया था मैंने पहले भी, नीचे अगर 0 हो, ऊपर कोई भी संख्या मान ली जाए तो उसका आंसर हमेशा होता है अनंत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य होती है तब ऐसी वस्तुएं कही जाती है। दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तो ऐसी वस्तुएं स्वतंत्र वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेलोच मांग निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में है? तो अनाज में है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि देश के निर्यातों की मांग बेलोचदार है तो विदेशों में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे में जो है वहाँ पर जो है ऊंची कीमतों पर उनको बेचा जा सकेगा। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मांग की कीमत लोच ईडी, मांग की प्रतिस्थापन लोच ईएस तथा मांग की आय लोच ईवाई का गणितीय संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका बनेगा सी नंबर ऑप्शन, ईडी बराबर, ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक सीधी मांग रेखा बनाई जाए जहां वह एक्स अक्ष को छूती हो तो उस बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तो उस पर होगी, देखिए ये कह रहा है एक सीधी मांग रेखा बनाई जाए, यानी कि ऐसे सीधी मांग रेखा बनाई जाए जो एक्स अक्ष को छूती हो। ठीक है, कौन से अक्ष को? एक्स अक्ष को। तो यहाँ पर जो है मांग की लोच क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्राय आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्सी आवश्यक
आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच दर होती है। प्राय आवश्यकता की वस्तुओं तथा, ये शायद इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, एक समान ढाल वाले मांग वक्रों पर एक दी गई कीमत पर मांग की लोच भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये भी कथन इसका जो है, प्राय आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्सी आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोचदार होती है। इस प्रश्न को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, इस कथन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है कि यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र है तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच शून्य होगी, ठीक है। पहला कथन है कि यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र है तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच शून्य होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे वाला देखते हैं कि जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हो तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। व्युत्पन्न मांग तो किसी एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न होना कहलाता है। तो ये इसका गलत है। तो इसका केवल एक ही सही होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, मांग की लोच वस्तु के प्रकृति के आधार पर बदलती रहती है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ठीक है। वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती रहती है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, एकिक लोच मांग वक्र का आकार एक आयताकार अतिप्रवल्य है। पूर्णतः लोच मांग वक्र का आकार एक आयताकार अतिप्रवल्य है। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र मात्र अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो एकिक लोच मांग वक्र का आकार कैसा होता है, आयताकार अतिप्रवल्याकार होता है। ये बात इसकी सही है, यानी कि ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। 2 नंबर है, पूर्णतः लोच मांग वक्र का आकार एक आयताकार अतिप्रवल्याकार होता है क्या? जी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे पूर्णतः लोचदार की, तो ये जो है वाई, ये मात्रा अक्ष की बात कर रहा है, मात्रा अक्ष यानी कि वो वाई अक्ष की बात कर रहा है। तो ये इसके समानांतर होता है, आयताकार अतिप्रवल्याकार नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होता है क्या? तो ये जी कीमत अक्ष के समानांतर होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का होता है, ये ओ एक्स अक्ष है, ये ओ एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये ओ वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये जो है कीमत अक्ष के समानांतर होता है, ठीक है। और ये जो है ये मात्रा अक्ष के समानांतर होता है और ये कीमत अक्ष के समानांतर होता है, ठीक है। तो ऐसे में 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कथन हमारे बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपके सेकंड ग्रेड के जितने भी टॉपिक है उनके प्रश्नों की क्लासेज और जो आपके टॉपिक है उनकी क्लासेज आती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।